हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। तो मैं कौशल्या मरावी फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। और मेरे जो ब्लॉक नंबर 14 है उसमें बच्चों के कौशल के ऊपर, जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनके कौशल के ऊपर बात किया था। उनके रुचि के आधार पे शिक्षा पे बात किया था। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉक नंबर 14 तो देखा ही होगा, तो आप लोग को पता ही होगा। और ब्लॉक नंबर 14 में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था जिसका नाम है ग्राम सभा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा ही एक ऐसी संस्था है या ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने गांव के संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो इसलिए पंचायती राज में भी ग्राम सभा को तीसरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और फिर ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझना होगा और जो भी हमारे गांव के लोग हैं उनको समझाना होगा कि ग्राम सभा का महत्व क्या है, ताकि हर व्यक्ति ग्राम सभा में जाए और मांग हैं, अधिकार हैं, उनके लिए बात कर सके। तो ग्राम सभा वो स्थान है, वो जगह है जहाँ पे हमारे गांव के हर तबके के लोग, चाहे वो हाशिए पर खड़े इंसान है, अंतिम छोर में खड़ा इंसान है, मतलब ग्राम सभा चाहे तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए हमें ग्राम सभा के नियम कानून और हमें ग्राम सभा में हमें जो अधिकार दिया गया है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू की गई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मेन मकसद ये था कि जो हमारे पहले जो भी योजनाएं बनती थी वो ऊपर से बन के आती थी, दिल्ली भोपाल से बन के आती थी। तो एक ऊपर बैठा इंसान कि भाई एक मान लो कि बाद वार्ड नंबर 4 है तो वार्ड नंबर 4 में कहाँ से कहाँ की ज़रूरत है, कौन से कुआं है, कहाँ हैंडपम्प की ज़रूरत है, पर बैठा इंसान को तो पता नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। अधिकार ग्राम सभा के सदस्यों को दिया गया, ग्राम सभा को दिया गया। और ग्राम सभा गांव की सभा होती है, उसमें 18 साल के युवा, युवती, वरिष्ठ सभी आ सकते हैं। हमारे गांव में ग्राम सभा वो स्थान है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का हल किया जाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी भी कमजोरी होती है, और कहीं ना कहीं हमारे समुदाय जो है उनकी भी कमजोरी है कि हम अपने नियम कानूनों को नहीं समझ पाते। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरियां हैं जिसके कारण हमारे ग्रामीण अंचल, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। तो ग्राम पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पर समितियां होती हैं। जैसा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो समितियां होती हैं, सामान्य प्रशासन समिति है एक, और निर्माण एवं विकास समिति है एक, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति है। ये पंचायत स्तर की समितियां होती हैं जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि पंच, मतलब पंचायत में जैसे 3 गांव मिलके बना तो तीनों गांव के जो पंच होंगे वो सभी मिलके एक ग्राम पंचायत स्तर की समिति में सदस्य होते हैं और सरपंच इसका अध्यक्ष होते हैं। तो ये समितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो कार्यों का संचालन हो, वो व्यवस्थित रूप में हो और उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि समाज कल्याण एवं निर्माण समिति है, कि इसी प्रकार से ग्राम स्तर की भी समिति होती है, जैसा कि ग्राम विकास समिति है, ग्राम निर्माण समिति है, ग्राम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति है। तो ये समितियां होती हैं। जैसा कि हम सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, खाद्य मंत्री है। तो ये मंत्रियां क्यों बनाई जाती हैं? ताकि एक शिक्षा मंत्री का दायित्व है शिक्षा संबंधी कार्य देखना,
स्वास्थ्य मंत्री का काम है स्वास्थ्य संबंधी कार्य देखना। तो जो कार्यों का अगर बंटवारा होगा तो जो भी काम है वो आसानी से होगा। ठीक इसी प्रकार से पंचायत स्तर पे भी समितियां बनाई गई हैं। जैसे हमने अभी कहा आपसे कि निर्माण एवं विकास समिति, तो इसमें जितने भी सदस्य होते हैं 4-5, वो सदस्य जो हैं एक कहना चाहिए पंचों के हिसाब से होते हैं। 10 हैं तो किस समिति में 3 समितियां हैं तो किस समिति में कितने होंगे, तो इस प्रकार से। और हर समिति में अगर महिला प्रतिनिधि है, पंच है, तो हर समिति में महिला प्रतिनिधि को होना आवश्यक होता है। गांव स्तर पे या पंचायत स्तर पे भी समितियां हैं। तो समितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कामों का निर्वहन अच्छे से हो। और गांव में सबसे बड़ा पद सरपंच का होता है। तो हमको लगता है कि सरपंच ही सब कुछ करेगा, तो ये हमारी गलतफहमी होती है। ताकि कार्यों का निर्वहन अच्छे से हो, जो पंच हैं उन लोग उसके सरपंच के अंग होते हैं। तो जैसे हमने बताया कि निर्माण एवं विकास समिति है, तो वो निर्माण संबंधित जो भी कार्य होंगे, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी कार्य होंगे, तो इसी प्रकार से। और सामान्य प्रशासन समिति में जो भी सदस्य होते हैं वो कहाँ से कितना आय हुआ, कितना कहाँ खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ों का देख रेख जो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य हैं वो करते हैं। और समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कहाँ आंगनवाड़ी बनना चाहिए, कहाँ स्कूल बनना चाहिए, बच्चों के लिए पर्याप्त साधन है कि नहीं, तो ये स्कूल आंगनवाड़ी से संबंधित। और समाज कल्याण समिति जैसे इस समिति के सदस्य हैं वो करेंगे, तो कार्य बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें एक्टिव नहीं हैं या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो हमारे पंचायत में जो वार्ड पंच हैं, है ना, उनको उनके अधिकार बताया ही नहीं जाता, जिसके कारण एक व्यक्ति को ही अकेले ही भाग दौड़ करना पड़ता है। जब वर्तमान परिदृश्य में पंचों को ये भी नहीं पता कि हमारा दायित्व क्या है, हमारी भूमिका क्या है, बस बन गए पंच, बस हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको उस वार्ड के लोगों ने चुना है तो कुछ ना कुछ आप में देखे होंगे, कुछ आपसे अपेक्षाएं करके तब उस स्थान में पहुंचाए होंगे। एक पंच के जो दायित्व हैं वो अपने वार्ड के सारे लोगों के विकास से संबंधित, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो सामाजिक जो भी गतिविधि हो, उन देख रेख कर सकता है। इतनी पावर, इतनी शक्ति एक पंच को भी है। हर साल वीडीपी बनता है, जीपीडीपी बनता है। वीडीपी मतलब ग्राम विकास योजना होता है, गांवों की एक योजना बनती है। हर गांव में योजना बनती है जिसमें पूरे समुदाय का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी अधिकारी, कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या स्कूल से संबंधित हो या आंगनवाड़ी से संबंधित हो, तो उस ग्राम विकास योजना में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना ज़रूरी होता है। सुनिश्चित करना इसलिए ज़रूरी है, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं या समुदाय के लोग हैं, जो ग्राम विकास योजना बनाई जाती है उसमें स्कूल डेवलपमेंट को लेके और फिर भी को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास योजना बनाई जाती है। तो ग्राम विकास योजना में अगर हम स्कूल की बात करें, जैसे बच्चों के कौशल से संबंधित चर्चाएं किए, तो उसमें हम बच्चों के लिए और क्या क्या खेल के सामग्री हों, ये तमाम चीज़ें हम, जैसे आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उस ग्राम विकास योजना में बनाकर और फिर हमको फिर ग्राम सभा जब लगती है उसमें जाकर हम दे सकते हैं, ताकि जितने भी हमने योजनाएं बनाए हैं उसकी प्राथमिकीकरण, मतलब जो सबसे मुख्य है, पहला है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ें उस जीपीडीपी में, ग्राम पंचायत विकास योजना में उसको एंट्री किया जा सके। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। अगर हम ग्राम सभा के महत्व को समझ गए तो बहुत ही हमारा जो गांव है वो एक आदर्श
ग्राम बन सकता है। तो आदर्श ग्राम पंचायत और ग्राम बनने का क्या कारण होता होगा, क्या रीज़न होता होगा? तो कहीं ना कहीं समुदाय की सहभागिता होती होगी। हर एक्टिविटी में समुदाय का सहयोग होता होगा, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों या शासकीय कर्मचारी हों, सबका सहयोग होगा, तब हम एक आदर्श गांव या आदर्श पंचायत की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, बस यही है कि जो भी हमारे ग्राम स्तर की जो ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभा का महत्व कितना है ये आप हम सभी जानते हैं। तो ग्राम सभा में जाएं और जो भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान ग्राम सभा में ही होता है। तो हम एक पहले तो खुद का समझ बनाएं कि ग्राम सभा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ग्राम सभा में क्या कर सकते हैं, कितनी हमारी सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती। ये सारा चीज़ें निर्णय उस दिन ग्राम सभा के दिन कोई सरपंच, कोई सचिव, न कोई जीआरएस या रोजगार सहायक नहीं करता निर्णय। जो समुदाय निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होता है। जितने समुदाय बैठे हैं सबका मत होगा तो वो निर्णय सर्वमान्य होता है। कि एक गरीब इंसान गया और गरीब इंसान को चाहिए उसको कि भाई मेरे राशन कार्ड नहीं बना है, टोकन नहीं बना है, तो वो सरपंच के सामने रखा, तो उसका निर्णय जो ग्राम सभा में बैठा व्यक्ति हैं वो करेंगे, ना कि सरपंच, सचिव। तो ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे राइट्स हैं, इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने गांव को एक आदर्श ग्राम बना सकें, है ना, और बहुत अच्छा एक परिवेश बना सकें शिक्षा स्वास्थ्य को लेके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ग्राम सभा हमारे गांव के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, हर चीज़ को लेके काम कर सकती है, बशर्ते हमको अडिग होके और हमारे जो नियम हैं, कानून हैं, उनमें समझ हो हमारी, तब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।